उत्तर भारत की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा कस्बा था जिसका नाम कुंडार था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि देश के किसी भी आधिकारिक नक्शे, जनगणना रिपोर्ट या सरकारी रिकॉर्ड में इस कस्बे का नाम मौजूद नहीं था। फिर भी वहाँ करीब 500 लोग रहते थे, या यूँ कहें कि सांस लेते थे, क्योंकि जीना और सांस लेना वहाँ दो अलग बातें थी। कुंडार में समय भी अजीब तरह से चलता था। दिन छोटे और रातें असहनीय रूप से लंबी, सूरज जैसे ही ढलता, पूरा कस्बा खामोशी की चादर ओढ़ लेता। न कुत्ते भौंकते, न कीड़े आवाज करते, मानो अंधेरा आते ही हर जीव डर के कारण अपनी मौजूदगी छुपा लेता हो। इसी कस्बे के बीचों बीच खड़ी थी एक विशाल, जर्जर लेकिन डरावनी इमारत, न्याय भवन, जिसकी दीवारों पर आज भी पुराने सरकारी बोर्ड लटके थे, लेकिन अक्षर ऐसे घिस चुके थे जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। यह इमारत कभी एक अदालत हुआ करती थी, जहां दूर दूर से लोग न्याय की उम्मीद लेकर आते थे। लेकिन 1973 की एक बरसाती रात के बाद से यह जगह इंसानों के लिए नहीं रही। उस रात इमारत के अंदर मौजूद सभी जज, वकील, मुंशी और चपरासी एक साथ मृत पाए गए थे। किसी के शरीर पर चोट का निशान नहीं था, लेकिन उनके चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने मरने से ठीक पहले नरक को खुली आंखों से देख लिया हो। आंखें फटी हुई, मुंह अधखुला और उंगलियां फर्श को नोचती हुई। सरकार ने मामले को गैस लीकेज बताकर फाइल बंद कर दी। इमारत को सील कर दिया गया, लेकिन कुंडार के लोग जानते थे कि उस रात कोई मरा नहीं था। उस रात अदालत ने इंसानों पर मुकदमा चलाना बंद किया और खुद जाग गई थी। सालों बाद 2026 में दिल्ली का एक खोजी पत्रकार आरव मल्होत्रा जब भ्रष्ट न्याय व्यवस्था पर रिसर्च कर रहा था, तो उसे एक अधूरी फाइल मिली जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कुंडार। उस फाइल में दर्ज गवाहों के बयान अधूरे थे, पन्नों पर अजीब से जले हुए निशान थे और हर पेज के कोने में एक ही वाक्य बार बार उभरा हुआ था, फैसला अभी बाकी है। आरव को लगा यह किसी साजिश का हिस्सा है और सच तक पहुंचने का यही रास्ता है। इसलिए चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह कुंडार पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसकी बस कस्बे की सीमा में दाखिल हुई, उसके मोबाइल का नेटवर्क चला गया। घड़ी अपने आप रुक गई और हवा अचानक ठंडी हो गई। कस्बे के लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मुर्दा चलकर वापस आ गया हो। किसी ने उससे सीधे बात नहीं की। सराय वाले ने कमरा देते हुए सिर्फ इतना कहा, अगर जिंदा लौटना है तो सूरज ढलने से पहले निकल जाना। बच्चे उसे देखते ही रोने लगे। एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ पर काली स्याही से दोषी लिख दिया और भाग गई। लेकिन आरव डरने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वह न्याय भवन में रात बिताएगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, इमारत की खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी जल उठी, जबकि बिजली की लाइनें दशकों से कटी थी। रात के ठीक 12 बजे अंदर से टाइपराइटर की खटखट, फैसलों की गूंज, हथौड़े की आवाज और लोगों के रोने की धीमी चीखें आने लगी। आरव कैमरा और रिकॉर्डर लेकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर की हवा सड़ी हुई फाइलों, खून और पुराने कागजों की बदबू से भरी थी। दीवारों पर हजारों केस नंबर खुदे हुए थे और हर नंबर के साथ किसी निर्दोष का नाम। कोर्ट रूम में जज की कुर्सी पर बैठी एक परछाई थी। चेहरे के नाम पर सिर्फ अंधेरा, आंखों की जगह 2 अंतहीन काले गड्ढे। उसकी आवाज कानों में नहीं, दिमाग के अंदर गूंजी, तू यहाँ सच ढूंढने आया है या फैसला सुनाने? फिर एक एक कर अदालत के पुराने केस आरव के सामने जीवित होने लगे। उसे दिखाया गया कैसे पैसों के बदले फैसले बदले गए, कैसे बलात्कारियों को निर्दोष ठहराया गया, कैसे गरीबों की जमीन छीनी गई, कैसे गवाहों को मारा गया। हर केस के साथ आरव के शरीर पर नीले और काले निशान उभरने लगे, जैसे अपराध उसी ने किए हों। रात गहराती गई, दीवारों से हाथ निकलने लगे, फाइलें खुद ब खुद खुलकर खून टपकाने लगी और आखिरी केस में अदालत ने आरव को कटघरे में खड़ा कर दिया।
उसे बताया गया कि जो भी यहाँ आकर सच देखता है उसे एक कीमत चुकानी होती है, या तो झूठ लेकर बाहर जाओ और जिंदा रहो, या सच स्वीकार करो और इस अदालत का हिस्सा बन जाओ। सूरज उगने से पहले आरव ने कैमरा जमीन पर रख दिया और सच को चुन लिया। सुबह कुंडार के लोगों ने देखा कि न्याय भवन के दरवाजे अपने आप बंद हो गए हैं और अंदर अब कोई आवाज नहीं आती। दिल्ली में खबर छपी, पत्रकार आरव मल्होत्रा रहस्यमय तरीके से लापता। लेकिन उसी रात से देश भर में भ्रष्ट जजों को सपनों में वही बिना चेहरे वाला जज दिखने लगा। बंद केस खुलने लगे और कुंडार में लोग कहते हैं कि अगर कोई आज भी रात को न्याय भवन के पास से गुजरे तो एक धीमी आवाज आती है, फैसला अभी बाकी है। और जो यह सुन ले वो फिर कभी झूठ नहीं बोल पाता, क्योंकि कुंडार की अदालत अब मरे हुओं की नहीं, जिंदा इंसानों की सुनवाई करती है।